आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट किया कि भैया अभी जो आप पढ़ा रहे हो ना, मतलब जो आप क्वेश्चंस की वीडियोस बना रहे हो, अब उनके आंसर्स के भी वीडियो बना दो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दो आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो दो आंसर हैं ये आपके एग्जाम में आएंगे, मैं इस बात का वादा कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल एंड तक देखो बस। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है संभववाद की संकल्पना जो होती है कि विवेचना आपको करना है, संभववाद के बारे में आपको एकदम डिटेल में लिखना है। तो याद रखना कि आपको कितने पेज का लिखना है। जब आपके लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएं तो आपको 2 पेज कम से कम लिखना है। मैं आपको आंसर तो 3 पेज का बताऊंगा, लेकिन शायद आपको इसमें से 2 पेज का थोड़ा बहुत याद रहेगा, तो आप एग्जाम में बना बना के थोड़ा बहुत अपने मन से लिख दोगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके उत्तर की। तो उत्तर में देखिए, 20वीं शताब्दी में मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ते रहने से प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भरता की स्वीकृति को बंद कर दिया गया। मतलब समझिए यहाँ पे कि जब 20वीं सदी, यानी कि ये जो 20वीं सदी आई है हमारी, मानवीय क्रियाकलापों यानी जो मानव है वो क्रियाकलाप यानी काम करने को, मतलब उनका जो प्रभाव है धीरे धीरे बढ़ते रहने से, मतलब कि जो मानव है वो बहुत ज़्यादा काम करने लगा। मतलब कि प्रकृति का विनाश करने लगा। ठीक है, प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता की स्वीकृति को बंद कर दिया। यानी प्रकृति पे आप पूरी तरीके से आप निर्भर नहीं रह सकते, हमको प्रकृति से बाहर निकलना पड़ेगा, हमको खुद से कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये जो है आगे अब देखते हैं हम लोग। अनेक विचारकों ने इस बात की पुष्टि की कि प्रदेश के भौतिक वातावरण में मनुष्य के लिए कई प्रसार की संभावनाएं छिपी हुई हैं। यानी कि अनेक विचारकों, यानी जो विचार करने वाले लोग होते, जिनकी विचार करने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा होती, आम मनुष्य से, हम लोगों से विचार करने की जो उनकी क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी भी चीज़ के ऊपर इतना बढ़िया विचार अपना प्रवक्त करते हैं कि वो चीज़ बहुत अच्छे से निकल के आती है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा कि कई सारे जो विचारकों ने उन्होंने पुष्टि की कि किसी प्रदेश यानी कोई भी अगर क्षेत्र, विशेष क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो भौतिक वातावरण है यानी फिजिकल जो इन्वायरमेंट है, उसमें जो है मनुष्य के लिए कई सारे प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई होती है। यानी मनुष्य वहाँ पे कई सारी चीज़ें कर सकता है, ये यहाँ पर बात बता रहे हैं। और मानव अपनी बुद्धि तथा अपने प्रयासों द्वारा सर्वोत्तम संभावना का चुनाव करता है। और मनुष्य क्या करता है, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से क्या करता है, जो सबसे अच्छी संभावना है, चीज़ों को करने की सबसे अच्छी संभावना, वो जो है चुनाव करता है, उसका चयन करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर आपको कहीं पर जाना है तो आपको अगर 2 ऑप्शन दिए जाए, आपको एक जाना है बस से और दूसरा जाना है आपको एक किसी रिक्शे से, तो आप वहाँ पे क्या चूज़ करोगे? आप वहाँ पे चूज़ करोगे बस, क्योंकि बस की संभावना है कि वो ज़्यादा आपको जल्दी पहुँचाएगी, यानी आप बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। तो संभावना क्या है, संभावना जो है वो आप अच्छी संभावना चुनोगे, वो अपने दिमाग से आप चुन रहे हो। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे संभावनावाद की बात की गई है। इस प्रकार प्रकृति की सत्ता सर्वशक्तिमान नहीं रह जाती। इस प्रकार जो है प्रकृति जो है सबसे शक्तिमान नहीं रह जाता है और मानव हस्तक्षेप प्रारंभ हो जाता है। और मानव जो है अपना जो है हस्तक्षेप यानी अपने हाथ से काम करना शुरू कर देता है। मतलब कि मानव वहाँ पे अपने कामों को करना शुरू कर देता है प्रकृति में। मानव अपने वातावरण में परिवर्तन करता है। मानव अपने वातावरण में परिवर्तन नहीं, हम लोग अपने एनवायरनमेंट में चेंज करते हैं। जैसे हीट बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़े, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन हम लोग इनके लिए कर रहे हैं। अथवा सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। सामंजस्य मतलब कोई एक ऐसी स्थिति जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इस विचारधारा को सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान फेब्रे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इतिहास भौगोलिक प्रस्तावना 1925 यानी कि जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री 1925 में संभववाद नाम दिया। और यही जो सारा प्रोसेस है उसको जो मतलब कि फ्रांस के जो फेमस मतलब कि विद्वान है फेब्रे ने एक अपनी पुस्तक उन्होंने जब लॉन्च की थी, पुस्तक उन्होंने अपनी लिखी थी, तब उसमें इन्होंने इस चीज़ को संभववाद नाम दिया था। आगे अगर हम लोग देखें तो संभववाद की विचारधारा का अर्थ है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के वातावरण के क्षेत्र हैं और प्रत्येक प्रकार का वातावरण उस क्षेत्र में मानव विकास के लिए तथा मानव द्वारा साधन उपयोग की कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो अब इसके आगे अगर हम लोग देखें तो इसके आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उदाहरण, जैसे उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु में चावल, गन्ना, जूट, रबर आदि फसलों की उत्पन्न करने की संभावनाएं होती हैं। यानी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उनमें क्या, चावल, गन्ना, जूट, रबर, इन सभी चीज़ों फसलों की जो उगने की क्षमता है वो अधिक होती है। तो अपनी संभावना के अनुसार से वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग वो चीज़ें उगाते हैं, यानी चावल, गन्ना, जूट, रबर ये सब उगाते हैं। वहाँ के लिए
वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी फसल छांट सकता है। वो क्या करता है, अपनी संभावना, वो किस चीज़ में अच्छा है, मतलब कि वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ के जो क्षेत्र है वो किस चीज़ों के लिए अच्छा है, उसके अनुसार वो जो है फसल को छांट सकता है। यानी जो कोई कृषक चावल की कृषि करता है तो कोई गन्ने की फसल उगाता है, वे अपनी आवश्यकता, रुचि एवं क्षमता के अनुसार अपनी छांट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बताया कि जैसे मान लो आपको चावल उगाना है, अब चावल के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, है ना, बीज लाने के लिए, फिर उसके बाद उसके पानी सिंचाई करने के लिए आपके पास उतनी, वैसे जहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु वहाँ वर्षा होगी, तो इसलिए वहाँ पे क्या वर्षा कोई दिक्कत नहीं पानी की। तो ऐसे जगहों पे ये सारी खेती होती है, और जो किसान होता है वो बहुत सोच समझ के अपनी बुद्धिमत्ता से ही पता लगाता है, मतलब कि संभावना प्रकट करता है कि वहाँ पर कौन सी फसल उगाना सही रहेगा। आगे देखिए, इस प्रकार प्रकृति वातावरण द्वारा दी गई संभावनाओं को मानव अपनी छांट के अनुसार प्रयोग करके अपनी जीवन व्यवस्था का प्रारूप निश्चित करती है। यही संभववाद के सिद्धांत का अर्थ है। यानी जो मानव, जो कोई भी इंसान है, वो अपने जीवन व्यवस्था यानी अपने लाइफ की कंडीशन को देखकर जो है कोई भी निर्णय लेता है कि मुझे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, वही है संभववाद का सिद्धांत। ठीक है। आगे अगर देखें तो संभववाद के बारे में कई सारे जो विचारज्ञ थे उन्होंने बातें की, जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने बातें की इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले है संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले फैबरे महोदय ने की थी। तो फैबरे के अनुसार भौतिक वातावरण का महत्व गौड़ है, यानी कि सबसे बड़ा है। वास्तव में मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है। वास्तव में कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो क्रियाशील यानी लगातार काम करने वाला प्राणी है, जो कि वातावरण में निरंतर परिवर्तन करता रहता है, जो कि वातावरण यानी अपने आस पास की चीज़ों में लगातार परिवर्तन करते रहता है। जैसे कि मैं अपने लगातार कंटेंट में चेंज करते रहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। देखते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन देखते डेली 400, 500, 600 लोग, 1000 लोग देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बढ़िया वीडियोस बना सकूं, आपके लिए टाइम निकाल सकूं, ताकि मुझको क्रियाशील रहना है भाई, काम करते रहना है, बैठना नहीं है। आगे देखते हैं, इस प्रकार प्राकृतिक वातावरण द्वारा दी गई संभावनाओं को मानव वर्ग अपनी छांट के अनुसार प्रयोग करके अपनी जीवन व्यवस्था का प्रारूप निश्चित करते हैं। यही संभववाद के सिद्धांत का अर्थ है। तो ये पूरी कहानी थी इस क्वेश्चन के आंसर की। अब दोस्तों इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 2 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं जो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन का आंसर क्या, आप इसको नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल के क्रियाशीलता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दोस्तों ऐसी बात नहीं होती कि अगर आप कोई क्वेश्चन तैयार करो तो सिर्फ आपका यही क्वेश्चन तैयार हो रहा है। आप मानव भूगोल के परिभाषा के बारे में जानोगे, आप मानव भूगोल के बारे में जानोगे। आपको पता है आपके सेकंड सेमेस्टर में ह्यूमन जियोग्राफी ही है, आपको पता नहीं शायद, ह्यूमन जियोग्राफी ही आपका जो है वो पोर्शन है, यानी यही आपका सब्जेक्ट। सिर्फ जियोग्राफी नहीं, आपका ह्यूमन जियोग्राफी है। तो आपके यानी मानव भूगोल को आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, तो ये चीजें समझ लो, ठीक है। तो देखो, मानव भूगोल के इस सिद्धांत के अनुसार भूपटल पर प्रत्येक तत्व निरंतर परिवर्तनशील होता है। यानी मानव भूगोल के इस सिद्धांत के अनुसार भूपटल यानी पृथ्वी पर कोई भी जो चीज है, कोई भी तत्व है, वो निरंतर गतिशील यानी कि उसमें लगातार परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। तथा भूपटल पर सदैव परिवर्तनकारी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। और भूपटल पे क्या होती है, जो परिवर्तन करने वाली जो शक्तियां होती हैं वो यहाँ पे मौजूद रहती हैं। मानव भूगोल में परिवर्तनशील के सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जीन ब्रुन्स ने किया था। और मानव भूगोल में परिवर्तनशील सिद्धांत यानी कि मानव भूगोल में परिवर्तनशील सिद्धांत क्या है, ये सबसे पहले जो है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने जीन ब्रुन्स ने किया था, ठीक है। अगला जो आपका मतलब आगे जो आपका लिखा है ब्रुन्स के अनुसार, ब्रुन्स ने इसके बारे में बताया, हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी परिवर्तनशील हैं। प्रत्येक वस्तु में 2 या 2 से अधिक मतलब प्रत्येक वस्तु में या तो वृद्धि हो रही है या वह घट रही है। वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं रहा है। भौगोलिक क्रियाओं चाहे वह भौतिक हो या मानवीय, दोनों ही निरंतर परिवर्तनशील हैं एवं इस दृष्टिकोण से इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी इनके कहने का मतलब है आजकल की जो दुनिया है इसमें कोई भी चीज़ जो है वो रुकी हुई नहीं है, मतलब कि जो चीज़ें हैं वो लगातार बदल रही हैं, ठीक है। चेंजेस लगातार हो रहे हैं हर एक चीज़ में, जैसे मेरे कंटेंट में, ठीक है। तो हर एक चीज़ में चेंजेस हो रहा है, तो क्यों ना हम ये कह दें कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें उन सभी में चेंजेस हो रहा है। आगे देखिए, इसमें संदेह नहीं है कि पृथ्वी पर हर वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। जैसे आपको पता है पहले के समय में इस तरीके के आप लेक्चर्स नहीं देख सकते थे वीडियो में यूट्यूब पर, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती थी। पहले जो आप देखते थे रेशियो अलग होता था, बनाने का तरीका, बोलने का तरीका बच्चों का मतलब लोगों का अलग होता था, वो धीमे धीमे बोलते थे, या माइक नहीं अच्छा होता था,
तो वो चीज़ें होती थी। लेकिन आज क्या है, आज आप अच्छे से वीडियो देख पा रहे हो, तो ये टेक्नोलॉजी, इसको और अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन वो अभी संसाधन नहीं है। कुल मिला के मैं कहूँ तो पैसा नहीं। भाई स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं इसको आपको सामने रख के बताता, इससे मैं रिलेटेड वीडियो चलाता तो आपको और अच्छा लगता, लेकिन हमारे पास संसाधन है, इसलिए हम इस चीज़ को टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझ तो पा रहे हैं ना कुछ बहुत। आपको ये आंसर मिल रहे हैं, अगर आपके पास सीरीज़ नहीं है या फिर बुक नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आप इसको मोबाइल पर देख पा रहे हो। तो इसी तरीके से लगातार चेंजेस हो रहे हैं हमारी पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर रखे हर एक चीज़, हर एक वस्तु पे परिवर्तन लगातार हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, यह अलग बात है कि कुछ वस्तुओं में परिवर्तन की यह गति अत्यंत धीमी है तथा कुछ में अधिक। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें यह गति बहुत धीमी है परिवर्तन होने की, और कुछ चीज़ें हैं जिनमें बहुत तेज़ होता है। जैसे कि अगर हम बात करें इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण, तो वातावरण में जो परिवर्तन है वो बहुत धीमे होता है, लेकिन वो धीमे धीमे करके बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कुछ चीज़ें तेज होती हैं, जैसे कि गर्मी अचानक से बढ़ जाती है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। पृथ्वी स्वयं में स्थिर नहीं है तथा पृथ्वी के दृश्य भी हर पल परिवर्तित होते रहते हैं। आपको पता है पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर लगाती है, इसलिए पृथ्वी का हमेशा मतलब कि उसका परिवर्तन होता रहता है। और आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो उससे भी चेंजेस होते रहते हैं। देखो यहाँ पे और परिवर्तित होते रहे। पृथ्वी पर परिवर्तन का कार्य प्रमुख रूप से निम्नलिखित 5 शक्तियों द्वारा संपन्न होता है। पृथ्वी पर कोई भी अगर मतलब कि कार्य है वो किस तरीके से संपन्न होगा, नहीं वहाँ पे परिवर्तन किस तरह होगा ये आगे 5 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, वो हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि पृथ्वी के ग्रह संबंधी, यानी पृथ्वी के जो आसपास के जो ग्रह हैं उनसे देखें तो उसके बारे में लिखा गया है, सौर मंडल के अन्य ग्रहों के साथ पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, साथ साथ वह अपने अक्ष पर भी घूम रही है। पृथ्वी की दोनों गतियों से ऋतुओं का दिन और रात होते हैं। जैसे हमने बात किया अभी कि सौरमंडल में सूरज के और चक्कर लगाती है पृथ्वी, जिससे क्या होता है दिन और रात होता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे ऋतुएं बदलती हैं, यानी मौसम चेंज होता है और दिन और रात होता है। आगे की अगर बात करें हेडिंग की, तो पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य शक्ति है, यानी पृथ्वी की आंतरिक यानी बाहर की, और आंतरिक मतलब कि अंदर की, बाह्य मतलब कि बाहरी शक्तियाँ जो है होती है। जैसे कि पृथ्वी की कुछ भूगर्भ क्रियाएं भूपटल पर अत्यंत अतिमंद गति से परिवर्तन करती है, जैसे पर्वतों का उठना, खाड़ियों, सागरों व महासागरों का सिकुड़ना या विस्तृत होना। ठीक है, जैसे आपको पता है हर एक पर्वत जो है वो नीचे से थोड़ा थोड़ा बढ़ता चलाता है, लेकिन ये बहुत धीमे होता है। तो कुछ जो होते हैं अतिमंद मंद मतलब कि होता है धीमे, तो बहुत धीमे होते हैं, कुछ क्या होता है बहुत तेज होते हैं। दूसरी ओर भूगर्भ की क्रिया ऐसी भी हैं जो यकायक तेजी से भूपटल पर परिवर्तित हो रही है, जैसे किसी ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, ये बहुत तेजी से हो रहा है, इसी बारे में यहाँ पे लिखा गया। अगली बात करें तो वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति। आपको पता है आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रखा होगा, अगर आपने क्लास 8th में 7th में 6th में, तो वहाँ पे आपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ रखा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ रहा होगा, तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य बलों से पृथ्वी में जो एक असंतुलन की स्थिति बन जाती है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे संतुलित एवं स्थिर बनाने में संलग्न रहता है। वर्षा का जल धरातल पर आना, अधिक ऊंचाई वाले भूभागों का जल के नीचे भूभागों की ओर बहना, पृथ्वी के क्षेत्र विभिन्न घनत्व वाली चट्टानों के मध्य संतुलन कायम रखना और वायुमंडल में हवाओं की विभिन्न परतों की व्यवस्था करना जैसे कार्य गुरुत्वाकर्षण बल ही मतलब कि प्रतिफल है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही जो है ये सारी चीज़ें होती, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। आगे अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो आगे और आंसर लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है यहाँ पर, कि यही प्रतिफल है, इसलिए इस बल को ब्रुन्स महोदय ने बुद्धिमान बल की संज्ञा दी। जो मतलब कि ब्रुन्स थे, उन्होंने क्या कि इस बल को एक अलग नाम से बुलाया, बुद्धिमान बल के नाम से। आगे देखो वो है जैविक शक्तियाँ। जैविक शक्तियों का क्या मतलब, यहाँ पे देखिए, जैविक शक्तियों में वनस्पतियों जीव जंतुओं द्वारा किए गए परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। वनस्पति का आवरण एक और भूमि कटाव को नियंत्रित करता है, तो दूसरी और कमजोरी चट्टान, यानी जो कमजोर चट्टानें होती हैं उनमें पेड़ पौधों की जड़ों प्रवेश कर उनमें दरारें निर्मित करती हैं, जिसके फलस्वरूप अपक्षय की क्रिया बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त भूमि के अंदर असंख्य कीड़े मकोड़े तथा बैक्टीरिया छोटे छोटे छिद्र व कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जिससे कई स्थानों पर धरातल के भौतिक स्वरूप परिवर्तित हो जाते हैं। समुद्र में प्रवाल द्वीप भी विकसित हो जाते हैं। तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो जैविक शक्तियों के कारण होता है, ये आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो आप लोगों के सामने है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विश्व की सभी जड़ तथा चेतन वस्तुएं निरंतर परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया प्राकृतिक तथा जैविक शक्तियों के माध्यम से संपन्न हो रही है। मानव इन परिवर्तनों को प्रभाव से अजूता नहीं रहा है, यानी कि जो परिवर्तन हो रहे हैं वही क्रियाशीलता का सिद्धांत है। मानव भूगोल में क्रियाशीलता का मतलब क्या हुआ कि लगातार काम करते
है ना। तो दोस्तों ये थे हमारे 2 क्वेश्चन आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को हमारे साथ ज़रूर एक वीडियो को लाइक कर दें यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं आने वाले समय में। और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।